हाँ तो बच्चों, अब वहाँ कंटिन्यूस 1.5 2 घंटे क्लास होती है वहाँ पे। तो पढ़ना अच्छा नहीं है क्या? पढ़ने की इच्छा तो किसकी होती है सर? मैं आप पहली बार चलो जी पढ़ें रेशियो। ऑनलाइन क्या नहीं होती? रिकॉर्डिंग। ये एक्चुअली इन्होंने ऑनलाइन का कुछ गड़बड़ हो रही होगी तो इसलिए रिकॉर्डिंग कर रहे हैं केवल। ये अपलोड तो कर देंगे ना। अभी कोई है क्या ऑनलाइन? एक जना है शायद कोई। नहीं मैं नहीं, मतलब काउंटिंग के हिसाब से दो, एक नहीं दो। अमन और वो भी तो नहीं आई। क्या नाम है उसका? तो आ तो रही, आएगी सही ना? नहीं आएगी? प्लीज मुझे तो रोकेंगे तो रिजल्ट आएगा क्या बाद में? नहीं आएगा। भाई एक पेंडिंग होता है, एक रिजल्ट डिक्लेयर ही नहीं होगा, दोनों में फर्क है। डिसक्वालीफाई, तो डिसक्वालीफाई है क्या? अच्छा पास कर दो। डी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। यार एक पानी लेके आना। FM only। घर पे और आ जाऊं पढ़ाने। घर पे जाते हैं ना पढ़ाने तो चाय नाश्ता भी मिलता है। खाना कोई नहीं खिलाता। खिलाओगे? कब से आऊं? थैंक यू बेटा, थैंक यू। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो
नाम से पता चल रहा है प्रॉफिट से रिलेटेड रेशियोज हम डिस्कस करेंगे। प्रॉफिट भी क्या है? प्रॉफिट एक वोग वर्ड है। वोग वर्ड मतलब कंफ्यूजिंग वर्ड है प्रॉफिट। हर स्टेक होल्डर के लिए, जो बिजनेस से जुड़े हुए होते हैं, उनके लिए, सबके लिए प्रॉफिट का मतलब अलग होता है। किसी के लिए प्रॉफिट का मतलब है ईबीआईटी। डिवेंचर होल्डर को किससे मतलब है? ईबीआईटी से। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को किससे मतलब है? ईएटी से। इक्विटी शेयर होल्डर को मतलब है सबसे लास्ट में जो प्रॉफिट बचेगा उससे। ग्रॉस प्रॉफिट भी होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी होता है। गवर्नमेंट को मतलब है ईबीटी से। तो कहने का मतलब प्रॉफिट किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, तो दैट इज द पॉइंट। लेकिन हाँ, प्रॉफिट चाहे किसी के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉफिट ज्यादा ही होना चाहिए। तो प्रॉफिटेबल रेशियोज अच्छा कब माना जाएगा? जितना ज्यादा होगा उतना ही अच्छा माना जाएगा। कौन कौन से प्रॉफिट रेशियोज इसमें कवर होते हैं? सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, कॉमन रेशियो है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। इसकी कैलकुलेशन कॉस्ट पे भी हो सकती है, सेल्स पे भी हो सकती है। अगर इसकी कैलकुलेशन कॉस्ट पे करते हैं तो फॉर्मूला होगा ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इनटू 100। सेल्स पे करते हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100। बोलेगा, ऐसा नहीं होता। जनरली कैलकुलेशन सेल्स पे ही मानी जाती है। जब बोल तो देता है क्वेश्चन में, फिर भी ना हो तो ऑन सेल्स। नेट प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो का मतलब है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से। अपॉन सेल्स इनटू 100। एक होता है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, बताया आपको मैंने। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो ना, ये सेल्स पे कंट्रीब्यूशन का परसेंटेज बताता है। तो क्या फॉर्मूला होगा? कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। एक होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100। क्या बेटा ऑपरेटिंग प्रॉफिट में और नेट प्रॉफिट में फर्क होता है क्या? किस चीज का? नेट प्रॉफिट में क्या आता है फिर? हाँ, नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स का। होता क्या है, जब हम नेट प्रॉफिट निकालते हैं तो उसमें हम सारे आइटम डाल देते हैं, चाहे वो ऑपरेटिंग हो चाहे नॉन ऑपरेटिंग हो, तो सारे आइटम आते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में केवल ऑपरेटिंग आइटम्स आते हैं। तो ये डिफरेंस है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट नेट प्रॉफिट में नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स का डिफरेंस है। ठीक है, अब वो क्या है वो मैं आपको बताऊंगा अभी। कंट्रीब्यूशन, बिल्कुल यहां लिख दो आप।
कंट्रीब्यूशन इज इक्वल्स टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। अपन इनकम स्टेटमेंट बनाया, आप लीवरेज में थे क्या? लीवरेज में नहीं थे, हाँ। तो इनकम स्टेटमेंट बनाया था, तो उसमें सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट से जो अमाउंट आएगा दैट इज कॉल्ड कंट्रीब्यूशन। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। ये भी एक प्रकार का प्रॉफिट है, लेकिन इस प्रॉफिट में हमने केवल क्या लेस किया हुआ है? वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट का एडजस्टमेंट नहीं कर रखा। डिसीजन मेकिंग में ये वाला प्रॉफिट काम आता है जब हमें डिसीजन लेना हो, सेल्स को बढ़ाने से लेकर, बढ़ाना या घटाने को लेके, बढ़ाने को या घटाने को लेके, तो फिर हम कंट्रीब्यूशन के बेसिस पे डिसीजन लेते हैं, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो फिक्स रहेगी। सेल बढ़ाओगे तो भी उतनी है, घटाओगे तो भी उतनी है, तो फिक्स कॉस्ट इररिलेवेंट हो जाती है डिसीजन मेकिंग के लिए। तो जो भी हम डिसीजन लेते हैं वो कंट्रीब्यूशन के बेसिस पे लेते हैं। कॉस्टिंग में डिटेल में पढ़ोगे आप इसके बारे में, मार्जिनल कॉस्टिंग। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो आ गया। एक होता है ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो। देखो फर्क है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो और ऑपरेटिंग रेशियो में। वो प्रॉफिट के बारे में बता रहा है, ये कॉस्ट के बारे में बताएगा। फॉर्मूला होगा ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन सेल्स इनटू 100। ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होती है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लीजिए, और उसमें ऐड कर दीजिए क्या? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। बेटा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के एग्जांपल वो खर्चे जो एडमिन एंड सेलिंग से रिलेटेड हो, वो होते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। नोट नंबर 2, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? सेल्स में से लेस कर दीजिए ऑपरेटिंग कॉस्ट। पहला फॉर्मूला। अब ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होती है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, है ना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, यही होता है। अब सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को लेस करेंगे तो क्या आएगा? जीपी। और जीपी में से अगर आप ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे तो वो आपके पास आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो ये दूसरा तरीका हो गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने का। ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने का एक तरीका और है, नेट प्रॉफिट लीजिए एज पर पी एंड एल। नेट प्रॉफिट एज पर पी एंड एल लीजिए। ऐड कर दीजिए इसमें जितने भी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं या लॉसेस हैं जिनको हमने प्रॉफिट निकालते समय लेस कर दिया था, वापस ऐड कर दो, क्योंकि ऑपरेटिंग आइटम में ये आता ही नहीं है। और लेस कर दो क्या? नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स और गेन्स। अब बेटा इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के एग्जाम्पल, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स,
और इन्वेस्टमेंट, लॉस बाय फायर, ये इसके एग्जाम्पल है। नॉन ऑपरेटिंग इनकम के एग्जाम्पल, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स और इन्वेस्टमेंट, लॉटरी इनकम, ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम में आते हैं। डन। अब एक चीज आती है दैट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, अब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट क्या, व्हाट यू मीन बाय इन्वेस्टमेंट? बिजनेस में इन्वेस्टमेंट क्या होता है? कैपिटल या टोटल असेट की वैल्यू को आप इन्वेस्टमेंट मान सकते हो, या केवल फिक्स असेट की वैल्यू को आप इन्वेस्टमेंट मान सकते हो, या कैपिटल में भी कैपिटल एम्प्लॉयड को आप इन्वेस्टमेंट मान सकते हो, या फिर केवल इक्विटी को आप इन्वेस्टमेंट मान सकते हो। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग। इन्वेस्टमेंट इज व्हाट? भी बिजनेस में हम टोटल असेट में पैसा लगाएं तो वो इन्वेस्टमेंट ही तो है। फिक्स असेट में लगाएं वो भी इन्वेस्टमेंट है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट। ये पैसा लगाने के लिए हम कहां से लाएं? कैपिटल से, तो वो भी इन्वेस्टमेंट ही है। अब कैपिटल में भी कैपिटल एम्प्लॉयड, वो भी इन्वेस्टमेंट है, केवल इक्विटी वो भी इन्वेस्टमेंट है। तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो इसको अब मैं आपको इसके कई पार्ट लिखवा देता हूं। इसमें क्या क्या आ सकता है? इसमें आ सकता है रिटर्न ऑन टोटल असेट, रिटर्न ऑन टोटल असेट्स, रोटा। सुन लिया था मैंने। अच्छा तुम पूछ रहे थे क्या मेरे से या बता रहे थे? कौन सी इनकम होगी? क्या होनी चाहिए? तुम बाकी लोग बताओ कौन सी इनकम। इनका कहने का सेंस ये होगा, डायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट इनकम, ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। क्या इनकम होगी? चलो बेड डेट्स पे आओ। बेड डेट्स ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है कि नॉन ऑपरेटिंग? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। तो बेड डेट्स रिकवर्ड क्या हो गया? ऑपरेटिंग इनकम हो गया। भी बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड हो गया ना। तो रिटर्न ऑन टोटल असेट, इसका फॉर्मूला होगा EAT अपॉन टोटल असेट्स into 100। आप ये भी कर सकते हो,
EBIT अपॉन टोटल असेट्स इंटू 100 अल्टरनेट। आप ये भी कर सकते हो EBIT आफ्टर टैक्स अपॉन टोटल असेट इंटू 100। हो गया बेटा? अल्टरनेट फॉर्मूले हैं, लगाना कौन सा, आंसर सब में एक आएगा क्या? ऑफ कोर्स नॉट, चीज ही अलग हुई, लेकिन आप अल्टरनेटिवली इनको यूज कर सकते हो। नंबर 2, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ROCE, and the formula is EBIT upon capital employed into 100। अल्टरनेटिवली इसको आप आफ्टर टैक्स कर सकते हो, EBIT आफ्टर टैक्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100। EAT ले सकते हो, लेने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। EBIT 1 माइनस टी करेंगे तो आफ्टर टैक्स ही हो गया ये। अल्टरनेटिवली यू कैन यूज ये। अब यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन ही रहेगा इन फॉर्मूलेज में, आप अल्टरनेटिवली कोई सा भी यूज कर सकते हो। ट्राई टू यूज फर्स्ट। मैं बोल रहा हूँ ना, कंफ्यूजन रहेगा ये क्वेश्चन में, आप कंफ्यूज में रहोगे कि मैं कौन सा लगाऊं। सब सही है, गलत नहीं होगा, है ना, लेकिन वो क्वेश्चन में से आप पता नहीं कर पाओगे कि आफ्टर टैक्स करना है या बिफोर टैक्स। रिटर्न ऑन इक्विटी, ROE, इसका फॉर्मूला फिक्स है, EAT अपॉन इक्विटी इंटू 100, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अच्छा बेटा ये बताओ, इक्विटी में और कैपिटल एम्प्लॉयड में किस चीज का फर्क है? इक्विटी में और कैपिटल एम्प्लॉयड में किस चीज का फर्क? लॉन्ग टर्म डेट का। इक्विटी में लॉन्ग टर्म डेट ऐड करते ही कैपिटल एम्प्लॉयड आता है, और इक्विटी में क्या क्या आता है? इक्विटी शेयर प्लस प्रेफरेंस शेयर प्लस रिजर्व माइनस फिक्टिशियस असेट। ये फॉर्मूले याद रखो, इक्विटी में ये आता है। इक्विटी में चूंकि प्रेफरेंस शेयर आता है, इसलिए हमने कौन सा प्रॉफिट लिया है? EAT। प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड कब दोगे? EAT से दोगे ना, तो EAT लिया है। कैपिटल एम्प्लॉयड में हम EBIT क्यों ले रहे हैं? क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या आ गया? लॉन्ग टर्म डेट, और लॉन्ग टर्म डेट पे हम क्या देते हैं? इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट कौन से प्रॉफिट में से देंगे? EBIT, इसलिए इसको EBIT लिया। ठीक है ना, आ गया समझ में ये चीज? ये मैं बार बार नहीं लिखा रहा हूं कि लिखवा चुका हूं, है ना। एक और इसमें आता है रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड, रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड। रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड। अब हम कौन सा फंड ले रहे हैं? इक्विटी शेयर, और उसका रिटर्न। तो उसका रिटर्न क्या होता है? अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर, अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर अपॉन इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड।
into 100। अच्छा, अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर क्या होता है बेटा? ईएटी में से क्या लेस कर दो? प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। तो अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर आएगा, पता है ये चीज। और इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड, इक्विटी शेयर होल्डर फंड और इक्विटी में किस चीज का डिफरेंस है? प्रेफरेंस शेयर का डिफरेंस है। अगर इक्विटी शेयर होल्डर फंड में प्रेफरेंस शेयर ऐड हो जाए तो वो क्या आता है? इक्विटी आता है वो। तो इसका मतलब इक्विटी शेयर होल्डर फंड में क्या आता है? केवल इक्विटी शेयर प्लस रिजर्व माइनस फिक्टिशियस। ठीक है, क्लियर है? लिखा है हुआ ये भी। तो ये 4 फॉर्मूले आते हैं आरओआई में जो मैंने आपको बताए। नंबर 7, एक आता है अर्निंग यील्ड रेशियो। अर्निंग यील्ड रेशियो ये हमें बताता है रिलेशन ऑफ ईपीएस। ईपीएस इज व्हाट? ऑन या एंड मार्केट प्राइस परसेंट। एमपीएस, एमपीएस इज व्हाट? मार्केट प्राइस परसेंट। इन दोनों के बीच में रिलेशन बताता है। मतलब हम कितना कमा रहे हैं। मान लेते हैं जैसे रिलायंस कंपनी का शेयर 2500 का है, तो शेयर होल्डर उस 2500 रुपए में कमाएगा कितना? शेयर होल्डर की कमाई क्या होगी? अर्निंग पर शेयर क्या होगा? दैट इज अर्निंग यील्ड रेशियो। द फॉर्मूला इज ईपीएस अपॉन एमपीएस इंटू 100। इसी में आता है डिविडेंड यील्ड रेशियो। डिविडेंड यील्ड रेशियो ईपीएस की जगह बस क्या हो जाता है? डीपीएस, डिविडेंड पर शेयर। एक होता है डिविडेंड पे आउट रेशियो। ये क्या बताता है? हाउ मच डिविडेंड पेड बाय कंपनी फ्रॉम अर्निंग पर शेयर। कंपनी कितना डिविडेंड दे रही है अर्निंग पर शेयर में से, उसको बोलते हैं डिविडेंड पे आउट रेशियो। एंड द फॉर्मूला इज डिविडेंड पे आउट रेशियो इक्वल्स टू डिविडेंड पर शेयर अपॉन अर्निंग पर शेयर इंटू 100। कंपनी कमा कितना रही है और उसमें से डिविडेंड कितना दे रही है। इसी से बनता है रिटेन्ड अर्निंग या रिटेंशन रेशियो। ये क्या चीज होती है? हाउ मच प्रॉफिट रिटेन्ड फ्रॉम अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर में से कंपनी ने कितना डिविडेंड दे दिया और कितना रोक लिया। एंड द फॉर्मूला इज 1 माइनस डिविडेंड पे आउट रेशियो। अरे सिंपल सा कंसेप्ट है। अगर कंपनी 60% डिविडेंड देती है तो कितना रिटेंशन करती है? 40%। 60% देती है, 40% रिटेन करती है, यही मतलब हुआ। And the last one is price earning ratio. शॉर्ट में पी रेशियो बोलते हैं।
ये क्या बताता है? रिलेशन ऑफ मार्केट प्राइस पर शेयर एंड अर्निंग पर शेयर। हाउ मच टाइम इज मार्केट प्राइस अगेंस्ट अर्निंग पर शेयर। ये बताता है कि भाई शेयर की अर्निंग क्या और उसकी तुलना में उसकी मार्केट प्राइस कितनी गुना है। एंड द फॉर्मूला इज एमपीएस अपॉन ईपीएस। टाइम से में आएगा ये, एमपीएस अपॉन ईपीएस। अर्निंग यील्ड रेशियो का उल्टा है ये। अर्निंग यील्ड रेशियो क्या होता है? ईपीएस अपॉन एमपीएस इंटू 100, वो परसेंटेज में आता है। ये पी रेशियो टाइम्स में आता है, एमपीएस अपॉन। फर्क क्या है? ये रेशियो क्या बताता है? शेयर की प्राइस क्या है और उसके बदले में कितना अर्निंग हो रहा है। ये क्या बताता है? अर्निंग की तुलना में शेयर का प्राइस कितना है। दोनों में फर्क है। अर्निंग की तुलना में कितने गुना प्राइस है। अच्छा ये बताओ, पी रेशियो ज्यादा होना चाहिए कि कम होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। शैल बी लीस्ट। जितना कम होगा उतना बढ़िया होगा, उतना अच्छा कंपनी को माना जाएगा। मार्केट प्राइस 200 है, अर्निंग पर शेयर 20 है। मार्केट प्राइस 200 है, अर्निंग पर शेयर 30 है। कौन सा बेटर है? यही बेटर है ना। अरे यहां पर 200 लगाओगे 20 रुपए मिलेंगे, यहां 200 लगाओगे 30 रुपए मिलेंगे। विच वन इज बेटर? सेकंड वाला बेटर है ना। और पी रेशियो किस में कम आएगा? सेकंड वाले में कम आएगा, तो शैल बी लीस्ट। इंपॉर्टेंट रेशियो है, डिसीजन मेकिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो है। बिजनेस का कहाँ गया इसमें? रेडी। जैसे एक कंपनी का नाम लिखता हूं, बताओ कौन सी कंपनी का नाम लिखूं? टाटा मोटर्स। ये देखो टाटा मोटर्स। अब इसकी डिटेल आ गई मेरे पास, है ना। अब इसकी डिटेल में देखो आप, ये देखो रेशियोज दिए हुए हैं आपको। सबसे पहला रेशियो देखो क्या दिया हुआ है, माइनस में चल रहा है। माइनस में चल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? कंपनी घाटे में। ईपीएस देखो ये माइनस में आ गया ना, ईपीएस अर्निंग पर शेयर माइनस में आ रखा है। नेट प्रॉफिट मार्जिन रेशियो दिया हुआ है, रिटर्न ऑन इक्विटी दिया हुआ है। तो ये रेशियो देखो, सबसे पहला रेशियो क्या था? कितना इंपॉर्टेंट रेशियो है। इन्वेस्टर सबसे पहले देखता ही है पी रेशियो। पी रेशियो से आइडिया लग जाता है कंपनी की स्थिति कैसी है। पी रेशियो ज्यादा होना अच्छा नहीं माना जाता, अब इसमें तो बहुत ज्यादा है। हालांकि कंपनी बहुत अच्छी है। 470 रुपए प्राइस है। माइनस में क्यों है? अर्निंग पर शेयर माइनस में आ गया ना, लॉस है। तो मैं कब बोल रहा हूँ कि ज्यादा, मतलब देखो ये क्यों आ रहा है? 470 इसकी प्राइस है और इसका अर्निंग पर शेयर माइनस में लगभग 3, तो 100 माइनस में आ गया ना, 133 समथिंग।
बेकार पोजीशन, माइनस, पहली बात तो माइनस में है तो वैसे ही बेकार हो गया, लॉस में आ गया ना, लॉस तोड़ना अच्छा होना चाहिए, अच्छा तोड़ना होता लॉस। अरे वो तो मैंने एक आइडिया दिया, इसमें एग्जैक्ट 3 नहीं है ना, इसमें 3 पॉइंट समथिंग है, 3.63 है माइनस, लॉस है इसमें मतलब अभी, लेकिन फिर भी कंपनी अच्छी है। देखो आप इसका 52 वीक का देखो आप, 52 वीक का लोअर हाई 268 से 536 में गया हुआ है शेयर। अच्छा शेयर है। अच्छा आप मार्केट में देख लो ना, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी सबसे पहले शायद इसी ने निकाली है और सबसे ज्यादा चल भी इसी की रही है, टाटा कौन सी नेक्सॉन ईवी, तो मतलब फास्ट है, स्पीड तो अच्छी है इसकी। तो मैं आपको खाली ये बताना चाह रहा हूँ कि रेशियोज की इंपॉर्टेंस क्या है। आप देखो रेशियोज से आप कंपनी के बारे में आइडिया लगा सकते हैं कैसी कंपनी, ठीक है ना, और भी बहुत सारे रेशियोज होते हैं। अब वो लॉस हो गया ना, वो तो लॉस तो खराब ही हुआ ना, और प्रॉफिट हो तो लीस्ट होना चाहिए। बोनस से दिया होगा कहीं ना कहीं, बोनस लास्ट बोनस दिया है ना 3:5, 3:5, यानी इन्होंने 5 शेयर के बदले में 3 शेयर दिए हैं। बहुत टाइम हो गया होगा अब तक, लास्ट बोनस लिखा हुआ है। लास्ट डिविडेंड इन्होंने दिया था 10%। अच्छा 10% ये मार्केट प्राइस पे नहीं होता है, फेस वैल्यू पे होता है। कई कई कंपनी क्या होती है 300%, 400% डिविडेंड देती है। अब फेस वैल्यू मान लेते हैं 10 रुपए, 1 रुपये, कई होगी 1 रुपये भी होती है, तो अब 300% का मतलब हो गया 3 रुपया, 1 रुपये पे 3 रुपया, या 10 रुपये पे 30 रुपया। प्राइस होती है उनकी ज्यादा, उनकी प्राइस बहुत ज्यादा होती है, तो उस हिसाब से वो कम ही होता है। थोड़ा थोड़ा करते रहा करो, इससे क्या नॉलेज आती है। ठंड लगने लगी, बीच, लो जी अब रेशियो तो हो गए पूरे। रेशियो में एक चीज आती है ड्यू पॉइंट एनालिसिस, वो भी लिख लो हाथों हाथ, ड्यू पॉइंट एनालिसिस। ये गिवन है बाय ड्यू पॉइंट। It analyzed रिटर्न ऑन इक्विटी, इसने रिटर्न ऑन इक्विटी को एनालिसिस किया। इन रिटर्न ऑन इक्विटी following factors combined,
नंबर 1 नेट प्रॉफिट मार्जिन, नंबर 2 असेट टर्नओवर, और नंबर 3 इक्विटी मल्टीप्लायर। नेट प्रॉफिट मार्जिन क्या होता है पता है आपको? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन सेल्स इंटू 100। EAT हो गया। असेट टर्नओवर क्या होता है? सेल्स अपॉन टोटल असेट्स। और इक्विटी मल्टीप्लायर ये क्या होता है? रिलेशन ऑफ टोटल असेट्स एंड इक्विटी, और इसका फॉर्मूला होता है टोटल असेट्स अपॉन इक्विटी। इसके अकॉर्डिंग रिटर्न ऑन इक्विटी का फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट मार्जिन इनटू असेट टर्नओवर इनटू इक्विटी मल्टीप्लायर। ये इसका फॉर्मूला होता है। नहीं, मल्टीप्लाई रेशियो है ना, तो मल्टीप्लाई। उसने एनालाइज करके बनाया है, लॉजिक क्या है। अब इनको काटोगे पिटोगे तो वो बचेगा वही। रिटर्न ऑन इक्विटी का फॉर्मूला क्या होता है? EAT अपॉन इक्विटी इंटू 100। तो ये काट पीट के ये बचेगा, ठीक है ना भाई। नेट प्रॉफिट मार्जिन क्या होता है? अर्निंग आफ्टर टैक्स अपॉन सेल्स। असेट टर्नओवर क्या होता है? सेल्स अपॉन टोटल असेट। इक्विटी मल्टीप्लायर क्या होता है? टोटल असेट इक्विटी। तो ये कट जाएगा, बचेगा क्या? वही बचेगा, ठीक है। तो ये चैप्टर हो गया कंप्लीट। अब निकाल लीजिए बुक। लाए हो क्या? पेज नंबर 3.1। क्वेश्चन नंबर 1,
एमसीसी कंपाइलर का पहला क्वेश्चन, पेज नंबर 3.1, मॉड्यूल का भी इलस्ट्रेशन 1। आपको 2 साल के इनकम स्टेटमेंट दिए हुए हैं, 19-20 और 20-21, शायद उसमें ईयर फर्क होगा, है ना, एमसीसी कंपाइलर में। और 2 साल की बैलेंस शीट है। अब आपको ये वाले रेशियोज निकालने। इसके लिए एक लास्ट में एक इंफॉर्मेशन है, ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 19-20 का, यानी पिछले साल का। एमसीसी कंपाइलर में करेक्शन है, 2017 लिखा होगा, 2016 कर लो, 2016 लिख लो उसको, यानी 2016 का ओपनिंग स्टॉक है। चलिए करते हैं। तीन कॉलम बना लो, एक फॉर्मूले के लिए, एक पिछले साल के लिए 2019-20 और एक करंट ईयर के लिए 20-21। पहला ये क्या निकलवाना चाह रहा है, जीपी रेशियो। क्या फॉर्मूला होता है बेटा? अब पहले साल का जीपी देखो, बताओ जीपी कितना है पहले साल का, और सेल कितनी है? 3 लाख। तो 64,000 अपॉन 3 लाख इंटू 100, बताइए जी। $21. अगले साल की 76 और 374, बताइए जी कितना आया? 21. अगर आपसे कोई कमेंट पूछे तो आप क्या लिखोगे? बढ़ गया, घट गया, अच्छा ही अच्छी बात है, बेकार। ये कमेंट हो गया। कंपनीज ग्रॉस प्रॉफिट इज डिक्रीजिंग विच इज नॉट इन फेवर ऑफ कंपनी। और ऐसा क्यों हो सकता है? कारण क्या हो सकता है इसका? ग्रॉस सेल तो बढ़ रही है, सेल तो बढ़ रही है। सेल, देखिए फर्क है, इस चीज को भी समझना। सेल वॉल्यूम बढ़ रहा है, लेकिन जरूरत तो ना सेल प्राइस बढ़ रही हो सकता है सेल प्राइस पर यूनिट कम हो गई हो। वॉल्यूम तो बढ़ना एक अलग चीज है, समझना इस चीज को। पहले साल आपने 1 लाख यूनिट बेची 20 रुपए के हिसाब से, अगले साल आपने 2 लाख यूनिट बेची लेकिन 15 रुपए के हिसाब से। तो पहले साल सेल कितनी थी? 1 लाख यूनिट 20 रुपए के हिसाब से 20 लाख। अगले साल 2 लाख यूनिट बेची 15 रुपए के हिसाब से 30 लाख। तो सेल तो बढ़ी ना, लेकिन प्राइस पर यूनिट कम हो गया। प्राइस पर यूनिट कम होने से क्या होगा? प्रॉफिट कम हो जाएगा। यस और नो? तो क्या रीजन हो सकता है? या तो सेल प्राइस पर यूनिट कम हो गई है, या कॉस्ट पर यूनिट बढ़ गई है, या कॉस्ट पर यूनिट बढ़ गई है। ठीक है। दूसरा क्या पूछा है? ऑपरेटिंग रेशियो पूछा है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रेशियो।
क्या फॉर्मूला भी दे दिया इसने, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपॉन सेल्स इनटू 100। बेटा दोनों ही केस में सेल तो है हमारे पास, क्या चाहिए? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। बताओ जी कितना है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस? ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। फिर भी चेक कर लो कोई नॉन ऑपरेटिंग आइटम तो नहीं है ना? नहीं है। 49 और 57, 49,000 और 57,000। बताइए जी कितना है? 16। ये जाएगा 15 पॉइंट। तीसरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। हाँ कमेंट कर दो ना, कमेंट में लिखवा नहीं रहा, मैं समझा रहा हूँ केवल। कमेंट अब जैसे इसके कमेंट क्या बोलोगे आप? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस घट रहे हैं जो कि अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ज्यादा बढ़ रही है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस तो घट रहे हैं लेकिन उसका फायदा मिल नहीं रहा। क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बढ़ रही है ना। ऊपर वाले केस में देखो, यहां नीचे वाले केस में फायदा मिलना चाहिए, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कम हो रहे हैं। तो आप क्या लिखोगे? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आर रिड्यूसिंग विच इज इन फेवर ऑफ कंपनी। ठीक है। नाउ ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो क्या होगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू, सेल्स तो है हमारे पास, हाँ ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालो। बेटा नेट प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट में क्या फर्क होता है? अभी बताया था, नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स का ना। क्या कोई नॉन ऑपरेटिंग आइटम नजर आ रहा है? नहीं आ रहा। इसका मतलब नेट प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट दोनों बराबर। नॉन ऑपरेटिंग आइटम क्या होता है? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट, ये नॉन ऑपरेटिंग है ही नहीं है कोई। तो यही ले लो 15 और 19, 5%, 5.08 बढ़ रहा है। और उसके बढ़ने के पीछे रीजन क्या है? कम हो रहे हैं। तो आप क्या लिखोगे? ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इंक्रीजिंग विच इज इन फेवर ऑफ कंपनी एंड दिस इज ड्यू टू रिडक्शन इन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कम हो रहे हैं। अब क्या निकालना है? कैपिटल टर्नओवर रेशियो, नंबर 4, कैपिटल टर्नओवर रेशियो। क्या फॉर्मूला होगा? सेल्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। अब यहां देखो, फॉर कैपिटल टर्नओवर रेशियो में क्या लेंगे? कैपिटल एम्प्लॉयड लेंगे या खाली कैपिटल? इसने क्या ले रखा है? केवल कैपिटल ली हुई है, नहीं कैपिटल एम्प्लॉयड ले रखा है, सही है। सेल्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। सेल्स तो है हमारे पास, क्या निकालना है? कैपिटल एम्प्लॉयड। और कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या आता है? इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म डेब्ट दोनों आते हैं। अब देखो इक्विटी और लॉन्ग टर्म डेब्ट ये है, शेयर कैपिटल, रिजर्व और डिवेंचर तीनों आ गए। तो 1 लाख और 1,47,000, तो 3 टाइम्स। और ये
2.54 टाइम्स। कम क्या कमेंट आएगा इसमें बताओ? टर्नओवर रेशियो ज्यादा होना चाहिए कि कम होना चाहिए? टर्नओवर रेशियो हमेशा ज्यादा होना चाहिए, सेल्स हमेशा ज्यादा होनी चाहिए। तो आप क्या लिखोगे? कंपनी की कैपिटल बढ़ रही है, सेल भी बढ़ रही है, लेकिन प्रोपोर्शनेटली नहीं बढ़ रही। प्रोपोर्शनेटली नहीं बढ़ रही। कैपिटल भी बढ़ रही है, देखो आप 1 लाख से कितनी हो गई? सेल्स भी बढ़ रही है, लेकिन प्रोपोर्शनेटली नहीं बढ़ रही है, और उसके कारण नुकसान हो रहा है कंपनी को। तो कंपनीज सेल इज इंक्रीजिंग, कंपनीज कैपिटल इज इंक्रीजिंग, बट सेल इज नॉट इंक्रीजिंग इन प्रोपोर्शन टू इंक्रीज इन कैपिटल। तो इस कारण कंपनी की अच्छी बात नहीं, इट इज नॉट इन फेवर ऑफ कंपनी। ठीक है ना बेटा? बाकी अपन कल डिस्कस करेंगे, मेरे को कहीं। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं।